हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th केमिस्ट्री के 3 सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स, यानी कि 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अब ये न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में जो सेकंड चैप्टर है विलयन और फोर्थ चैप्टर है रासायनिक बलगत इन दोनों चैप्टर से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं न्यूमेरिकल्स को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन ये न्यूमेरिकल्स आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है जो कि विलयन चैप्टर से है। न्यूमेरिकल क्या है कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको के इक्वल टू 39, के का अनुभार दिया गया 39 और क्लोरीन का अनुभार दिया गया है 35.5। अब ये क्यों दिया गया है? क्योंकि KCl होता है पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला। अब ये हमें दिया गया है अनुभार, इसी से हम निकाल लेंगे इसका। ठीक है, अभी हम इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो जो दिया गया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है। तो बताइए इसमें विलेय क्या है और विलायक क्या है? तो जिसकी मात्रा कम है वो विलेय होता है। तो देखिए 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है तो ये आपका विलेय होगा। जल 1 लीटर है तो ये विलायक होगा। ठीक है, ये आप लोग समझिए। तो आप लोग लिख सकते हैं KCl का भार हमें दिया गया है। KCl एक क्या है? ये विलेय है। ठीक है, तो KCl यानी कि विलेय का भार हमें दिया गया है कितना? 15 ग्राम। कितना? 15 ग्राम। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमें क्या दिया गया है। अब KCl का अणुभार हम निकाल लेते हैं। KCl का अणुभार। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालना है तो हम क्या करें कि KCl के इस परमाणु भार को के और Cl के परमाणु भार को जोड़ देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 39 प्लस 35.5। तो ये आपका आ जाएगा 74 9 और 5 74. ठीक है, साइड में मैं लिख देता हूँ 74.5। ठीक है, तो ये KCl का अणुभार आ जाएगा 74.5। अब देखिए आपको यहां पर करना क्या है, सिंपली समझिए। अब हमें एक चीज और दिया गया है, 1 लीटर जल में घोला गया है, यानी कि विलयन का आयतन दिया गया है। तो हम यहां पर लिखेंगे विलयन का आयतन। ठीक है, आयतन हमें दिया गया है 1 लीटर। अब हमें निकालना है मोलरता, विलयन की मोलरता। तो मोलरता को हम लोग, मोलरता का एक फार्मूला होता है, मोलरता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, अपान विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये होता है मोलरता निकालने का सूत्र। अब बहुत सारे स्टूडेंट समझेंगे अरे सर हमें विलेय के मोलों की संख्या तो दिया ही नहीं गया है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारा विलेय क्या है? KCl हमारा विलेय है। ठीक है, अब इसके मोलों की संख्या निकालनी है तो आप क्या कीजिए, विलेय का भार और विलेय का अणुभार इन दोनों का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो भार 15 दिया गया, अणुभार इतना दिया गया, तो दोनों को भाग दे देंगे, आपका विलेय के मोलों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिए, यहां पर मैं निकाल देता हूं KCl के मोलों की संख्या, KCl के या विलेय के मोलों की संख्या, क्योंकि KCl विलेय है तो इसके मोलों की संख्या। ठीक है, इक्वल टू फार्मूला इसका हो जाएगा KCl का भार अपान KCl का अणुभार। अब भार कितना है? देखिए 15 है, अणुभार 74.5। तो भार के स्थान पर हम 15 लिखेंगे, अणुभार की जगह पर 74.5। अब इन्हीं का भाग दे देंगे हम। तो इन दोनों को भाग देने पर आपका आएगा 0.20। ठीक है, 0.20 आपका ये KCl के मोलों की संख्या आ जाएगी। तो हम लिख देते हैं KCl के मोलों की संख्या। ठीक है, अब इतनी हमारी आ गई 0.20। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी 0.20 को हम यहां पर रख देंगे। देखिए विलेय के मोलों की संख्या अभी हमने निकाला कितना? 0.20।
विलयन का आयतन लीटर में कितना, 1 लीटर। तो बस हमारा मोलरता यहाँ पर निकल गया। 1 से भाग देंगे 0.20 को, तो बताइए कितना आएगा मोलरता। ये आपकी आ जाएगी 0.20, ठीक है। और मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। बस यही आंसर हो गया। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए, सिर्फ आपको ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए, बस आपका लग जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल समझ में आया। और किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी है तो उसके भार को अणुभार से भाग दे दें, निकल जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल है, इसमें हमें विलयन की मोललता की गणना करनी है। इससे पहले हमने मोलरता निकालना सीखा, अब इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट हमारा जो दूसरा न्यूमेरिकल है, इसमें हमें मोललता की गणना करनी है। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने मोललता की, तो स्टूडेंट जो हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल है, इसमें हम मोललता की गणना करेंगे, यानी कि हम मोललता निकालना सीखेंगे। इससे पहले मैंने आपको मोलरता निकालना सिखाया। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो इसमें भी आप पहचान सकते हैं विलायक क्या है, विलेय क्या है। तो विलायक सीधा सीधा लिखा है 440 ग्राम, ठीक है, और 20 ग्राम NaOH जो है ये विलेय है। तो आप लोग लिखिए पहले जो दिया गया है उसको। पहले हमें दिया गया है विलेय का भार, देखिए NaOH का भार, तो अब लिखेंगे विलेय, ठीक है, जो कि NaOH है, NaOH, ठीक है, का भार हमें दिया गया है। कितना दिया गया है, 20 ग्राम। देखिए 20 ग्राम, 20 ग्राम। अब इसका अणुभार हम निकाल लेते हैं। तो NaOH का अणुभार, अणुभार इक्वल टू कैसे निकालेंगे, देखिए सोडियम का होता है 23, ठीक है, परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें दिया गया है विलायक का द्रव्यमान, देखिए 440 ग्राम, तो हम लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। ये हमें कितना दिया गया है, इक्वल टू 440 ग्राम, 440 ग्राम। और अगर हम इसे किलोग्राम में बदलना चाहें तो 440 को 1000 से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा 0.44 किलोग्राम, ठीक है, क्योंकि किलोग्राम में हमें भी लिखना है तो किलोग्राम आ जाएगा। अब देखिए हम निकालना है मोललता, मोललता। तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, मोललता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान। उसमें विलयन का आयतन था, इसमें रहेगा विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, वो भी किसमें, किलोग्राम में, या आप लिख सकते हैं किग्रा में, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला मोललता का। अब आप लोग फिर सोचेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालें। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि मोलों की संख्या अगर आपको निकालनी है, जैसे NaOH के मोलों की संख्या निकालनी है, NaOH ये विलेय है आपका, के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो इसके भार को अणुभार से भाग दे दें। तो भार कितना है, 20, अणुभार 40, तो 20/40 काटेंगे इसे तो आ जाएगा 1/2। देखिए 20 से कम 20, 20 दूना 40, तो 1 2, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। तो हम NaOH की मोलों की संख्या के स्थान पर लिख सकते हैं 0.5, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी है, ठीक है, सिर्फ आपको फार्मूला लगा देना है। देखिए 0.5 हमारा ये आ गया। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में 0.44 है, 0.44। अब इन्हीं को भाग दे देंगे, हमारा मोललता आ जाएगा, ठीक है, मोललता आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग भाग देते हैं तो हमारा मोललता इक्वल टू आएगा, इक्वल टू 1 पॉइंट, इनको कट करेंगे तो आपका जाएगा 1.13। तो आप लोग लिख सकते हैं 1.13 स्मॉल m, हम मोललता को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, बस लग गया आपका न्यूमेरिकल। ये फार्मूला याद रखिएगा, मोललता इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ चुका होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट जो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है, ये रासायनिक बलगत की चैप्टर का है, यानी कि चैप्टर 4, और ये न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए है क्या क्वेश्चन
कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग 50%, आधा भाग का मतलब 50%, ठीक है, 10 मिनट में पूर्ण होता है। इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा? यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि एक अभिक्रिया है जिसका आधा भाग 10 मिनट में पूरा होता है, तो 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा? तो ये बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको ध्यान देना है जो कुछ मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर जो 50% यानी कि अभिक्रिया का आधा भाग जो होता है उसको हम अर्ध आयु काल कहते हैं, ठीक है। तो हमें दिया गया है अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, ठीक है। इसको हम पर डिनोट करते हैं टी हाफ से, अर्ध आयु काल को हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। टी हाफ हमें दिया गया है 10 मिनट, 10 मिनट, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक का एक फार्मूला होता है टी हाफ के पदों में, मतलब टी हाफ के पदों में एक फार्मूला होता है के इक्वल टू, ठीक है, 0.6932 अपान टी हाफ, अपान टी हाफ। बस हम इसी को सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये हमारा आ जाएगा के इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ की वैल्यू दी गई है 10, तो 10 लिख देंगे। इतना समझ में आया? अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का एक फार्मूला होता है के इक्वल टू 2.303 अपान टी, यही टी हमें निकालना है 80%, ठीक है। अब लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, अब यहां पर ए क्या है, ए माइनस एक्स क्या है, तो देखिए ए है अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा यानी कि पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा, ए माइनस एक्स है टी समय पश्चात पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो यहां पर जो है पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा कितनी हम ले सकते हैं, देखिए पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा हम लिखेंगे माना पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा कितनी है, ए है, ठीक है, स्मॉल ए है। अब टी समय पश्चात, टी समय पश्चात पदार्थ की मात्रा कितनी हो जाएगी, पदार्थ की मात्रा को हम डिनोट करते हैं ए माइनस एक्स से, किससे, ए माइनस एक्स से। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो देखिए हमें दिया गया है 80% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी, तो ए का आप लोगों को 80% निकाल लेना है। तो ए का 80% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ए माइनस 0.8 ए। देखिए ए का अगर आप 80% निकालते हैं, मान लीजिए एक है, ठीक है, एक है, एक के आगे एक मान सकते हैं। अब एक का हम 80% निकालें तो कितना आएगा, 0.8, तो वही हमने लिखा है 0.8 ए। तो ए माइनस एक्स की जो वैल्यू फाइनली आएगी, ए माइनस एक्स, वो कितनी आ जाएगी, ए में से 0.8 ए जाएगा तो आपका बचेगा 0.2 ए, ठीक है। तो ये आप ए माइनस एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए ए का आपको 80% निकालना तो 0.8 ए आएगा, इसी को हमें माइनस कर देना है, आपका ये ए माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसी फार्मूले को लगाएंगे, देखिए के इक्वल टू 0, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। तो यहीं पर लिख देते हैं के इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, ठीक है। अब हम वैल्यू को यहीं पर पुटअप कर देंगे, बस के की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, हमने ऊपर निकाली थी, देखिए अर्धायुकाल के पदों में ये 0.6932 अपान 10, तो हम लिखेंगे यहां पर 0.6932 अपान 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 2.303 अपान टी लॉग ए के स्थान पर हम ए ही रखेंगे, ए माइनस एक्स के स्थान पर हमने ये निकाला है 0.2 ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ये आपका आ जाएगा 0.6932 अपान 10 इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग 1 अपान 0.2, ठीक है, 1 अपान 0.2। अब बताइए एक को जब हम 0.2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 5, फाइनली ये 5 आएगा। तो अब हम लिख देंगे 0.6932 अपान 10 इक्वल टू
2.303 अपान टी log 5। ठीक है, अब चूंकि log 5 की वैल्यू होती है, चूंकि log 5 इक्वल टू होता है कितना 0.6989, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम log 5 के स्थान पर यही रख देंगे, तो आपका हो जाएगा 0.6932 अपान 10 इक्वल टू 2.303 अपान टी log 5 की वैल्यू हो जाएगी 0.6989। अब तिरछा गुणा कर देंगे इसका इससे, तो आपका क्या आएगा, चलिए देखते हैं। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये टी इधर चला जाएगा, तो टी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2.303 इंटू ये 10 जो है इधर गुणे में आ जाएगा, तो 10 इंटू ये आपका 0.6989 ऐसे ही रहेगा, अपान कर देंगे जो ये हमारा 0.6932 ऊपर है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6932। यहाँ पर एक चीज आप देख रहे होंगे कि 0.69 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये दोनों लगभग बराबर हैं, इनको हम कट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है तो उतना चल जाता है, तो आपका ये फाइनली आ जाएगा टी इक्वल टू 2.303 इंटू 10 इंटू 10, तो फाइनली आपका ये आ जाएगा टी इक्वल टू 2.303 का 10 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 23.03, और ये मिनट, इतना ही समय आपका 80% ऑफ क्रिया पूरा होने पर लगेगा, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, ऊपर ये चीज यहीं पर देखिए 80% है तो आप 0.8 लिखिए, अगर 40% होता तो 0.4 लिखते, अगर 60% होता तो 0.6 आपको लिखना था। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कैसा लगा आपको ये तीनों न्यूमेरिकल, कमेंट बॉक्स में बताएं, और क्या इससे पहले आपको इन तीनों में से कोई न्यूमेरिकल पता था उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं।